इमेजिन करो एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें इतना नॉलेज था कि जब उसे जलाया गया तो आग कुछ घंटों तक नहीं, महीनों तक जलती रही। हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट, सेंचुरीज का नॉलेज, और जब वो सब जल गया तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं जली, शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये है, वो लाइब्रेरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी और उसमें ऐसा क्या था जो दुनिया को बदल सकता था? इसका जवाब हमें मिलेगा जब हम समझेंगे कि वो जगह क्या थी। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उस जगह का नाम था नालंदा। आज दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देखते हैं तो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज का नाम आता है और हम अज्यूम करते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट वैसे स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हार्वर्ड से 1000 साल पहले इंडिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी जिसमें 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और 2000 टीचर्स रिसर्च करते थे और उसमें स्टूडेंट्स दुनिया भर से आते थे, तो शायद बिलीव करना मुश्किल होगा। लेकिन हिस्ट्री एग्जैक्टली यही कहती है। 5th सेंचुरी CE इंडिया गुप्त एम्पायर के अंडर था। इस पीरियड को हिस्टोरियंस अक्सर गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी सब रैपिडली डेवलप हो रहे थे और इसी इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में एस्टेब्लिश हुई नालंदा महाविहारा। फाउंडर माना जाता है गुप्त रूलर कुमार गुप्त फर्स्ट को। अप्रोक्सीमेट ईयर था 427 CE। रिसर्च सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि नालंदा वर्ल्ड की एक अर्लीस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक थी। और आपको सुनकर यकीन भी नहीं होगा कि नालंदा इंडिया के कौन से रीजन में थी? बिहार। जी हाँ, बिहार। आज शायद बिहार दूसरे स्टेट से पीछे होगा, लेकिन पुराने समय में बिहार दूसरे स्टेट से काफी बेटर था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नालंदा एग्जैक्टली बिहार में ही क्यों बनाई गई? क्योंकि नालंदा का लोकेशन केयरफुली चूज किया गया था नियर बाय रीजन्स को देखते हुए। जैसे पास में था राजगीर, एंशिएंट फिलोसॉफिकल डिबेट्स का सेंटर था वो, बोध गया जहाँ बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला, और पाटलिपुत्र जो मौर्य और गुप्त एम्पायर का कैपिटल था। यानी पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, स्कॉलरशिप, 3 पावरफुल सिस्टम्स एक ही रीजन में एग्जिस्ट करते थे और यही कॉम्बिनेशन नालंदा को एक परफेक्ट नॉलेज सेंटर बना सकता था। और ट्रेड के रूट्स भी यहीं से पास करते थे। इसका मतलब था स्कॉलर्स इजीली ट्रेवल कर सकते थे। लेकिन जब स्टूडेंट्स नालंदा पहुंचते थे तो उनके सामने एक और चैलेंज होता था, एक चैलेंज जो मॉडर्न एंट्रेंस एग्जाम से भी ज्यादा डिफिकल्ट था। आज स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फॉर्म्स भरते हैं, मार्क्स सबमिट करते हैं, लेकिन नालंदा में एडमिशन सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट था। गेट पे एक स्कॉलर बैठा होता था, उसे बोलते थे द्वार पंडित, और अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए आता तो उसको एक इंटेलेक्चुअल डिबेट फेस करनी पड़ती थी। टॉपिक्स हो सकते थे फिलोसॉफी, ग्रामर, लॉजिक और मेटाफिजिक्स, और अगर स्टूडेंट लॉजिकली आंसर डिफेंड नहीं कर पाता तो उसकी एंट्री रिजेक्ट कर दी जाती थी। चाइनीज ट्रेवलर ज़ुआंग ने अपने राइटिंग्स में मेंशन किया है कि नालंदा में एडमिशन लेना एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव था। यानी एक चीज तो क्लियर है कि नालंदा का एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं था, वो थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करता था, और जो स्टूडेंट्स पास करता था उसके लिए नालंदा एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड ओपन कर देता था। आर्कियोलॉजिकल की खुदाई बताती है कि नालंदा का कैंपस बहुत ही बड़ा था। कैंपस में 11 मोनेस्ट्रीज थी, मल्टीपल टेम्पल्स थे, लेक्चर हॉल थे, मेडिटेशन रूम्स थे, गार्डन्स थे, वाटर टैंक्स थे, लाइब्रेरीज थी, और जो आर्किटेक्चर था वो रेड ब्रिक्स का था। मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स थी और 100 से भी ज्यादा रूम्स थे। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक विद्वानों का शहर था। लेकिन नालंदा का इंटरेस्टिंग पार्ट बिल्डिंग्स तो थी ही नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था स्टूडेंट्स की डेली लाइफ। इमेजिन करो आप नालंदा के एक स्टूडेंट हो, सुबह जल्दी उठना, फिर मेडिटेशन करना, फिर लेक्चर्स अटेंड करना। लेकिन लेक्चर्स मॉडर्न क्लासरूम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। टीचर्स बोलते कम थे और स्टूडेंट्स डिबेट ज्यादा करते थे। आफ्टरनून में मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना, ग्रुप डिस्कशन करना या कमेंट्री राइटिंग में पार्ट लेना, और इवनिंग में पब्लिक डिबेट करना। और नालंदा का सबसे अच्छा बिलीफ था कि नॉलेज हमेशा डिस्कशन से ही ग्रो करता है। अब एक और शॉकिंग फैक्ट है कि नालंदा में एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री थी। तो आखिर में यूनिवर्सिटी चलती कैसे थी? क्योंकि नालंदा को किंग्स और मर्चेंट्स सपोर्ट करते थे। रूलर्स कई गांव यूनिवर्सिटीज को डोनेट कर देते थे। उन गांवों की एग्रीकल्चरल इनकम नालंदा को सस्टेन करती थी। यानी नालंदा एक पब्लिक नॉलेज इंस्टीट्यूशन थी और एजुकेशन को सर्विस माना जाता था। लेकिन नालंदा का करिकुलम यानी पाठ्यक्रम भी उतना ही फैसिनेटिंग था, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिलीजियस स्टडीज नहीं होती थी। नालंदा का करिकुलम एक्सट्रीमली डाइवर्स था, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी,
आर्ट्स, लैंग्वेज स्टडीज ये सब पढ़ते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डिफरेंट फिलोसॉफी भी पढ़ाई जाती थी, जैसे बुद्धिस्ट फिलोसॉफी हो गई, वैदिक फिलोसॉफी हो गई, जैन फिलोसॉफी हो गई, और स्टूडेंट्स डिफरेंट फिलोसॉफी से आइडियाज को कंपेयर करते थे। यानी नालंदा एक मल्टीपल सब्जेक्ट और डिसिप्लिन की यूनिवर्सिटी थी। और नालंदा सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी। इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सेंट्रल एशिया से आते थे। एक चाइनीज मॉन्क ज़ुआनज़ुआंग ऑलमोस्ट 17 साल ट्रेवल करके इंडिया आए सिर्फ नालंदा में पढ़ने के लिए, और उन्होंने अपनी राइटिंग्स में नालंदा को नॉलेज का ओशियन डिस्क्राइब किया। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपके हिसाब से नालंदा का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन क्या रहा होगा? वही जिससे मैंने वीडियो की शुरुआत की, उसका लाइब्रेरी सिस्टम। नालंदा की लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंजा। इसका लिटरल मीनिंग था ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ, और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये पुरानी दुनिया के सबसे बड़े नॉलेज के खजाने में से एक थी। क्योंकि धर्मगंजा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक्चुअली में 3 मैसिव बिल्डिंग्स का कॉम्प्लेक्स था, जिसमें था रत्नसागरा, ओशन ऑफ जेवल्स, रत्नोदधि, सी ऑफ ट्रेजर्स, और रत्नारंज का जेवल अडॉर्न्ड लाइब्रेरी। कुछ हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग इन बिल्डिंग्स में से एक 9 स्टोरी स्ट्रक्चर था। सोचो, 9 मंजिला लाइब्रेरी 1500 साल पहले। इस लाइब्रेरी में हजारों हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स स्टोर्ड थे, और ये मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं थे। यहाँ फिलोसॉफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, लिंग्विस्टिक्स, लॉजिक, लिटरेचर, इन सबको प्रिजर्व किया गया था। एंशिएंट इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस एग्जिस्ट नहीं करता था, इसका मतलब हर मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन होता था। एक मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करने में कभी कभी महीनों लग जाते थे, और इसी वजह से नालंदा का लाइब्रेरी सिस्टम प्राइसलेस माना जाता था। लेकिन धर्मगंजा सिर्फ स्टोरेज प्लेस नहीं था, ये एक एक्टिव रिसर्च सेंटर भी था। स्कॉलर्स यहाँ बैठकर मैन्युस्क्रिप्ट स्टडी करते थे, स्टूडेंट्स कमेंट्री लिखते थे, फिलोसॉफिकल डिबेट्स होती थी, न्यू आइडियाज डेवलप होते थे, और फिर वो आइडियाज एशिया भर में स्प्रेड हो जाते थे। चाइनीज मॉन्क्स जब नालंदा में पढ़ते थे तो वो संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते थे, और फिर उन ट्रांसलेशंस को चाइना, कोरिया और जापान ले जाते थे। इसी प्रोसेस की वजह से नालंदा का इन्फ्लुएंस पूरी एशिया में स्प्रेड हुआ। इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस नालंदा को एंशिएंट वर्ल्ड का नॉलेज इंटरनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से नॉलेज जनरेट भी होता था और डिस्ट्रीब्यूट भी होता था। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब ये पूरा नॉलेज का सिस्टम सडनली कोलैप्स हो गया, और इस कोलैप्स की स्टोरी हिस्ट्री की सबसे ट्रेजिक इंटेलेक्चुअल लॉसेस में से एक थी। 12th सेंचुरी में इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप रैपिडली चेंज हो रहा था, डिफरेंट किंगडम्स राइज और फॉल हो रहे थे, और इसी टाइम पर नॉर्थ इंडिया में टर्किक इन्वेजन्स स्टार्ट हुए। उन इन्वेजन्स में से एक अटैक बिहार रीजन पर भी हुआ। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग टर्किश मिलिट्री कमांडर बख्तियार खिलजी ने बिहार के मॉनेस्ट्रीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर अटैक किया, और इसी अटैक के दौरान नालंदा भी डिस्ट्रॉय हो गया। मॉनेस्ट्रीज को जला दिया गया, कुछ स्कॉलर्स को मार दिया गया, कुछ स्कॉलर्स गायब हो गए, कुछ मॉन्क्स तिब्बत और नेपाल माइग्रेट कर गए। और सबसे ट्रेजिक मोमेंट जब धर्मगंजा लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। कुछ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स क्लेम करते हैं कि लाइब्रेरी में इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स थे कि जब आग लगाई तो वो महीनों तक जलती रही। सोचो, सेंचुरीज का एक्यूमुलेटेड नॉलेज स्लोली फ्लेम्स में डिसअपीयर हो गया। और ये सिर्फ बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन नहीं था, ये एक इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम का कोलैप्स था। नालंदा में सिर्फ बुक्स नहीं थी, यहाँ स्कॉलर्स थे, डिबेट्स थे, आइडियाज थे, और जब नालंदा डिस्ट्रॉय हुआ तो वो आइडियाज का नेटवर्क भी ब्रेक हो गया। हिस्ट्री में कई लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय हुई है, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी एक फेमस एग्जांपल है। लेकिन नालंदा का डिस्ट्रक्शन एशिया के इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के लिए बड़ा लॉस माना जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि लाइब्रेरी में एग्जैक्टली क्या था। हो सकता है अननोन मेडिकल डिस्कवरीज, फिलोसॉफिकल आइडियाज, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, मैथमेटिकल थ्योरीज, जो शायद ह्यूमैनिटी को सेंचुरीज आगे ले जा सकती थी, लेकिन वो सब नॉलेज शायद परमानेंटली गायब हो गया। और इसीलिए नालंदा का डिस्ट्रक्शन सिर्फ इंडिया का लॉस नहीं था, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा लॉस था। और इसी मोमेंट पर ह्यूमन हिस्ट्री का एक इंटेलेक्चुअल चैप्टर भी खत्म हो गया। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक आइडिया था, एक बिलीफ जो बताता है कि नॉलेज बॉर्डर से बड़ा होता है। और शायद आज भी नालंदा हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है, सिविलाइजेशंस वेपन से नहीं, एजुकेशन से बिल्ड होती है।